मैं नेहा गुप्ता 30 एक शादीशुदा स्त्री हूँ। मेरे पति का नाम रमेश गुप्ता 32 है। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमने अभी तक बच्चा नहीं लिया था। हमारे परिवार में हम दोनों पति पत्नी, मेरे सास ससुर और उनकी बेटी जो कि बनारस में अपने ससुराल में रहती है, उसे छोड़कर कुल मिलाकर 4 लोग हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई और मेरी सासू माँ का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिससे हमारे घर में शोक की लहर छा गई। अपनी जीवन संगनी के चले जाने से मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा टूट गए थे। मैं जब भी उनको देखती वो अकेले में बैठे रो रहे होते। मैंने और मेरे पति रमेश ने बहुत समझाया कि ऐसा न किया करो, आप घर के बड़े हो, आपने हमें हौसला क्या देना है, बल्कि खुद ही हौसला हार रहे हो। हमारी बात सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाते, लेकिन अकेले में फिर रोते रहते। इस तरह से 6 महीने निकल गए, लेकिन बाबूजी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत कठिन काम लग रहा था। हमने उन्हें कुछ समय के लिए हमारी बनारस वाली बेटी के घर भेज दिया ताकि उनका मन बहल जाए, क्योंकि अक्सर ही देखा गया है कि जब हम घटना स्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो हमारे मन में नई जगह का माहौल घर कर लेता है और घटी हुई घटना कुछ पल के लिए भूल जाती है। वहाँ बाबूजी 1 महीने के करीब रहे, लेकिन वैसे ही रोते वापस आ गए। मतलब कि उनको बाहर भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार मैंने अपने बाबूजी में एक खास बदलाव नोट किया कि वो आने बहाने मेरे शरीर को घूरते थे या कह लो कि छूने की कोशिश करते थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा ये वहम होगा, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं बाथरूम में जा रही थी। वहाँ पहले से ही बाबूजी अंदर थे और दरवाजा अंदर से बंद था और शायद वो मुठ मार रहे थे। उनकी हल्की हल्की आवाज आ रही थी, हाँ मेरी जान नेहा, सी मेरी प्यास बुझा दो। तेरी सासू माँ के जाने के बाद मैं किससे अपना दर्द कहूँ। हाँ मेरा केला तेरी अंदर घुसने को बेहाल हो रहा है। मेरा लाल टोपा अपने गुलाब जैसे कोमल होंठों में लेकर चूसो न मेरी जान नेहा, अब तुम ही मेरी इस समस्या का हल कर सकती हो। मैं ये तेरी महकती जवानी को भोगना चाहता हूँ। इतने में ही उन्होंने लंबी आह ली। शायद उनका रसस्थलन हो गया था, जब मुझे लगा कि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। इतना सुनते ही मेरी तो हालत खराब हो गई और मैं बिना बाथरूम जाए ही वापस अपने बेडरूम में आ गई। पहले तो मन में ख्याल आया कि फोन करके सारा मामला अपने पति रमेश को बता दूं। फिर सोचा नहीं, इस तरह से तो मेरे ऊपर ही बात आ जाएगी कि तुम हम बाप बेटे को आपस में लड़वा रही हो। बाकी बोलने से क्या हो गया, कुछ किया तो नहीं न उन्होंने। किसी के भी कहने से क्या होता है। उस रात मुझे नींद न आई। पति ने संभोग के लिए भी नेता दिया, लेकिन मैंने मन नहीं है कहकर मना कर दिया और सारी रात जागते हुए ही निकल गई। अगली सुबह पतिदेव शहर से बाहर 2 दिनों के लिए ऑफिस के एक मीटिंग में चले गए। अब मैं और बाबूजी हम दोनों घर पे रह गए। मेरा डर के मारे एक एक पल बरसों जैसा निकल रहा था। मेरा डरना भी लाजमी था। पूरा दिन भर घर का काम किया और पिछली रात को नींद न आने के कारण अब नींद ने घेरा डालना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो साड़ी पहनती हूँ, लेकिन गर्मी होने के कारण कुछ दिनों से सलवार कमीज ही पहनती थी, क्योंकि साड़ी में एक तो मेरे शरीर की नुमाइश होती थी, दूसरा उसे संभालना बड़ा कठिन काम था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, तो मैं अपने बेडरूम में आकर आगे से अपना कमीज उठाकर पंखे के नीचे लेटी हुई थी। दीवार घड़ी दिन के 3 बजा रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मेरे स्पॉट पेट पे कोई हाथ फेर रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद सपने में मेरा पति है, लेकिन जब उसके कठोर हाथों की उंगलियां मुझे नीचे सलवार की और जाती महसूस हुई तो मेरी एकदम से नींद खुल गई और मैंने देखा बाबूजी मेरे बेडरूम में खड़े हैं और मेरे नंगे बदन को घूर रहे हैं। पता नहीं कब से वो यहाँ खड़े मुझे देख रहे थे। मैं हड़बड़ाहट में उठी और अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, बाबूजी आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। बाबूजी बोले, बहू वो चाय पीने को दिल कर रहा था,
इसलिए आवाज लगाई थी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा सो गई है, तो मैं सीधा अंदर चला आया। तुम्हारी कमीज का कपड़ा पंखे की हवा से उड़कर तुम्हारे शरीर को नंगा कर रहा था, तो मैंने सोचा सोई हुई को क्यों उठाना, सो मैं खुद ही ठीक कर रहा था। इतने में तुम जाग गई। इन शब्दों में मानो बाबूजी ने अपनी सफाई दी हो। मैं झट से बेड से नीचे उतरी। मेरा दिल धक धक कर रहा था और अपनी चुनरी अपने सिर पे लेकर कहा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं वही चाय लेकर आती हूँ। मेरे इतना कहने से शायद उसका दिल टूट सा गया। वो अपने कमरे में चले गए। करीब 10 मिनट बाद मैं 1 कप चाय ट्रे में लेकर उनके कमरे में गई। वो अब रो रहे थे। मैंने पूछा, अब क्या हुआ बाबूजी, आप रो क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? कुछ तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर को फोन लगाकर बुला लेती हूँ। वो बोली, नहीं बहू कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल तेरी सासू माँ को याद करके रो रहा है। उसकी कमी मुझे बहुत खल रही है। उससे करने वाली बातें मैं किससे करूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि अपनी जिंदगी के सारे मजे लूँ। अब मैं बच्ची तो थी नहीं जो उनकी बातों को न समझती। सीधे शब्दों में उनका दिल गपागप करने का था। उनकी बातों से मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि वो सही कह रहे थे। मैंने सिर्फ कल्पना में ही सोचा कि यदि मेरा पति न हो तो मैं क्या करूंगी। मैं अपने बाबूजी की जगह खुद को रखकर सोच रही थी। उनकी एक एक बात सच्ची प्रतीत हो रही थी। वो मेरे गले लगकर जार जार रो रहे थे। मेरे दिल में भी अनेकों तरह के विचार आ रहे थे। मुझे उनपे दया भी आ रही थी। एक बार तो मन में आया कि कुछ नहीं होगा, इनको खुश कर दूं। घर की इज्जत का ख्याल आ गया। ये भी सोचा कि यदि इन्होंने किसी आस पड़ोस की बहू बेटी को कुछ कह दिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यही है कि घर पे ही इसका हल हो जाए। बाबूजी की इतनी उम्र हो चुकी थी कि उनकी दोबारा शादी भी नहीं हो सकती थी। मैंने दिल पे पत्थर रखकर उनका नेता मन में ही कबूल कर लिया। चाहे मेरी सेक्स की पूर्ति मेरे पति द्वारा हो रही थी, लेकिन घर की इज्जत पे कोई आँच न आए, इसलिए मुझे बाबूजी से भी संबंध बनाने पड़े। मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल के उनको दे दिए, क्योंकि उनके पसीने की बदबू से उबकाई आ रही थी। वो नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान के नीचे टॉवल को धोती की तरह लपेटा था, लेकिन नीचे निक्कर नहीं पहनी थी। उनका सोया हुआ लंड भी उनके चलने की वजह से हिलता दिखाई दे रहा था, जो शायद मुझे दिखाने के लिए आए थे। उनकी इस हरकत से मैं हल्का सा मुस्करा पड़ी। उन्होंने भी हंस के मेरी मुस्कुराहट का जवाब दिया। किसी न किसी तरह वो दिन निकल गया। अगले दिन जब सुबह की चाय देने उन्हें उनके कमरे में गई, वो रात को शायद तौलिए को लपेटकर ही सो गए। मैंने हल्का सा दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो बाबूजी तो नींद में थे, लेकिन उनका मोटा 6x3 लंबा मोटा केला तौलिए से बाहर तना हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी इस हरकत से मुझे सुबह सुबह बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, बल्कि वही चाय ढक के रखकर चली आई और अपने कामों में व्यस्त हो गई। करीब 1 घंटे बाद वो आए और बोले, बहू जरा सा तेल गुनगुना करके ले आओ, मेरे सिर और बदन पे मल दो, मुझे नहाने जाना है। मुझे उनकी नीयत तो पहले ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी कोई प्रैक्टिकली प्रक्रिया न होने की वजह से कोई सबूत नहीं था। मैं कटोरी में गर्म करके तेल लेकर आ गई और उन्हें बोला, लो बाबूजी तेल और लगा लो खुद ही, मैंने कपड़े धोने जाना है। वो बोले, बहू सिर पे तो मैं खुद ही लगा लूंगा, लेकिन पीठ पे कैसे लगाऊंगा, सो तुम ही ये कष्ट कर दो। इतना बोलकर वो आंगन में पड़ी खाट पे औंधे मुंह लेट गए। मुझे सुबह से ही बहुत गुस्सा था, लेकिन पता नहीं बाबूजी के शरीर के स्पर्श मात्र से ही मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। मैं उनकी पीठ पे तेल लगा रही थी। करीब 5 मिनट बाद उन्होंने साइड बदलते हुए कहा, तुम्हारे हाथ तो तेल से भीगे ही है, अब मेरे पेट और टांगों पे भी लगाकर मालिश कर दो। मैं न चाहते हुए भी उनकी हर बात मानते चली जा रही थी। अब मैं उनके कंधों से लेकर नीचे पेट की और तेल को उड़ेला और दोनों हाथों से उनकी मालिश करने लगी।
मैं सोच रही थी कि शायद सासू माँ जिंदा होती तो ये सब मुझे न करना पड़ता। इन 2 दिनों में मेरा बुरा हाल है। रमेश के बिना तो कैसे रहते होंगे बाबूजी, माँ के बिना? इन्हें तो 8 महीने से ऊपर हो गए हैं बिना गपागप किए। मैं सोचों में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब उनके गर्म गर्म लंच पे मेरा हाथ लग गया। मैं हड़बड़ा गई और सब कुछ वही छोड़कर अंदर भाग गई। वो उठकर मेरे कमरे में आ गए और बोले, क्या हुआ बहू, तुम चली क्यों आई? कोई बात है तो बताओ, क्या रमेश के बिना दिल नहीं लग रहा? मैं हूँ ना, बोलो क्या बात या कमी है? मैं वो कमी पूरी करने की कोशिश करूँगा। फिर ससुर और बहू ने मिलके रात भर टपाटप कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।